नमस्कार, भारत उदय समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जगजीत। आप देख रहे हैं भारत उदय समाचार की चुनावी सभा में मैं मौजूद हूं हायाघाट विधानसभा के चंदनपट्टी गांव के भगीरथा टोला के वार्ड नंबर 4 में। वार्ड नंबर 4 में एक परिवार, एक समाज के लिए जो युवा हैं खासकर बराबर चिंता में रहते हैं और बातें करते हैं समाज के बारे में, कैसे शिक्षा के बारे में, कैसे यहाँ पर परिवर्तन होगा। अभी फिलहाल बिहार चुनाव के लिए आपको बता दें कि लगातार सभी राजनीतिक पार्टियां सड़क पर दौड़ रही हैं अपने मतदान के लिए, अपने वोट मांगने के लिए वो सड़क पर लोगों से मिल रहे हैं। ऐसे में इन युवा से जानेंगे कि क्या हाल है, अभी क्या स्थिति है, किसको विधायक बनाएंगे और किसको मुख्यमंत्री चुनना। स्वागत है। ये बताएं कि आप युवा हैं और इस वक्त जो हालात हैं, कितनी राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं, जो उम्मीदवार हैं आपके घर पर आए हैं? देखिए, अभी जो चुनाव प्रचार शुरू हुआ है बिहार विधानसभा का, इसमें जो है सबसे पहले यहाँ जो है एनडीए के उम्मीदवार है बीजेपी से रामचंद्र जी, वो आए हुए थे। उससे एक जाप के उम्मीदवार है मुन्ना खान, वो भी आए हुए थे। और अभी तक जो है महागठबंधन के उम्मीदवार हमारे यहाँ नहीं आए। लेकिन हर कोई विधानसभा जब चुनाव करीब आता है तो हर नेता हर का दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन दरवाज़ा खटखटाने से पहले वो 5 साल कहाँ रहते हैं कोई पता नहीं। आज जो हमारे बिहार में, आज हमारे जिला में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। आज हम नौजवान युवा पढ़ लिख कर रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग पलायन कर रहे हैं। पलायन करने के बाद जब बाहर शहरों में जाते हैं, वहाँ बिहारियों के साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है हमसे बेहतर आप लोग अच्छी तरीके से मीडिया के लोग जानते हैं। लेकिन हमारे जो भी नेता यहाँ से जीत के जाते हैं, बस इलेक्शन के टाइम में नजर आते हैं, उनको किसी समस्या से कोई मतलब नहीं है, बस अपना जेब भरने से मतलब है, अपने लोगों का जेब भरने से मतलब है। जनता त्राहिमाम मचा हुआ है। बाढ़ का समस्या था, लोग अपने अपने घरों से बेघर थे। कोरोना के टाइम में लोग जिस स्थिति से गुजरे हैं, ना खाने के लिए था, ना लोगों के पास जो दवाई दारू किसी भी चीज का नहीं था। कोई भी नेता एक बार सूद लेने के लिए नहीं आए। आज जो भी आ रहे हैं सिर्फ वोट लेने के लिए आ रहे हैं। तो मैं वैसे नेता का पूरी तरह से बहिष्कार करूंगा, इसलिए कि जो हमारे दुख में सुख में नहीं, जो हमारे समस्या में नहीं। आज हमारे गांव में सबसे बड़ा समस्या जल जमाव का है, जो जल की निकासी नहीं हो रही है। कई बार हम लोगों ने वीडियो साहब से भी कहा, यहाँ तक के एसडीओ साहब को भी, सभी को दिया, लेकिन आज भी बाढ़ जाने के बाद, बरसात खत्म हो जाने के बाद भी पूरे गांव में जल जमाव है। लोग घर छोड़ के किराए के मकान पर रह रहे हैं। तो क्या हमारे ये नेता जो अभी विधायक बनने के लिए या जो भी गठबंधन की मतलब पार्टी से आ रहे हैं, क्या उनको ये समस्या नजर नहीं आ रही है? 5 साल कहाँ रहते हैं? जब वोट मांगने का रहता है तो हमको आज ये वोटर नजर आते हैं, आज पब्लिक नजर आते हैं। और जब वोट यहाँ से जीत के जाते हैं, इससे पहले हमारे पूर्व विधायक गामी जी जो यहाँ थे, जो जीत के गए, दोबारा कभी भी हमारे गांव में लौट के नहीं आए, कभी नहीं लौट के आए। और हम लोग इंतजार, चेहरा कभी दिखा के रास्ते में तो हम कभी देखवे नहीं किए हैं, गांव में वह भी नहीं किए। तो हम देखते थे खबर में तो खूब फेसबुक पर, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर तो छाए रहते हैं, अभी भी छा रहे हैं। तो हमारे वैसे नेता को हमको नहीं चुनना है जो सोशल मीडिया तक ही सीमित रहे। मैं वैसे नेता को इस बार हम लोगों ने मन बनाया, चुन के विधानसभा भेजेंगे, जो हमारे दुख सुख में, हमारे समस्या को विधानसभा के पटल पर जाके आवाज उठाएगा। मैं वैसे उम्मीदवार को, कोई पार्टी, कोई ये नहीं भेदभाव, जात पात कुछ नहीं, मैं उम्मीदवार को वोट दूंगा और शिक्षित उम्मीदवार को इस बार विधानसभा में भेजने का हम लोगों का काम रहेगा। एक बात और है कि जहाँ तक बोला यादव आरजेडी से यहाँ आ रहे हैं रामचंद्र प्रसाद साहब, तो क्या लगता है कि इस बार मतलब जाति और ये सब भी चलता है यहाँ? देखिए, हमारे यहाँ पर जो है, पहले तो यहाँ बहुत सारा चल रहा था, लेकिन इस बार हम लोगों ने ये जात पात की राजनीति को छोड़ दिया है। क्योंकि जितनी भी पार्टी है वो जात पात की राजनीति करके और आज कई सालों से सबको बेवकूफ जनता को बना रही है, कभी इस चीज का मुद्दा, कभी उस चीज का मुद्दा। इसलिए इस बार हम लोग युवा मन बना लिया है कि जात पात की कोई राजनीति नहीं होगी। इस बार मन बना लिया है कि वही उस वैसे ही को जिता के भेजना है जो हमारी समस्या को विधानसभा के पटल पर उतारेगा, चाहे कोई भी उम्मीदवार हो, जो हमारे सारे सवालों पे खरा उतरेगा, मैं उसको वोट दूंगा, एकजुट होकर वोट दूंगा। जब से आप वोट डाल रहे हैं, ऐसे नेता हुए जो काम
जीतने के बाद आए काम किए? अभी तक जब से हम वोट डाले हैं अभी तक कोई नहीं। ये हमारे हायाघाट कंस्टिट्यूएंसी के लिए बदनसीबी कहिए कि एमपी भी जो जीत के जाते हैं दर्शन नहीं देखते नहीं किए कि कौन एमपी साहब बने। तो क्या लगता है कि अभी जो चुनाव हो रहा है इसमें जो जीत के जाएंगे? देखिए इस बार इसलिए हम जो कैंडिडेट हमारे सामने में आए हैं इसलिए कि एक तो कैंडिडेट हमारा लोकल है जो सिधौली गांव का है, दूसरा कैंडिडेट बहादुरपुर के हैं और तीसरा एक जो है मुन्ना खान है जो उनका ससुराल है रतनपुरा और ये दरभंगा के रहने वाले हैं। तो अभी का जो कैंडिडेट का जो हम देख रहे हैं समीकरण उससे ये लग रहा है कि कुछ तो लोकल कैंडिडेट है और कुछ बाहरी है। तो अब लोकल कैंडिडेट अगर इधर हेडिंग वेडिंग करेगा तो उसके तक जेब में हाथ दे के या कॉलर पकड़ के हम उसको रोड पर रोक सकते हैं, लेकिन बाहरी को हम कहाँ जाएंगे खोजने के लिए? पटना पॉसिबल ही नहीं है। बाहरी कैंडिडेट को हम कहाँ जाएंगे खोजने के लिए? बाहरी तो आया जीत के गया, पता नहीं है कौन कहाँ है। हाँ जो लोकल है जैसे भोला यादव बगल के है, रामचंद्र जी जो है वो हमारे सिधौली के है, मुन्ना खान भी जो है उनका ससुराल रतनपुरे में ही है। तो आपने सारे में साफ कर दिया है कि किसको इस बार? देखिए इस बार हम अभी तक जो है हमारे पास जो भी आया अभी कैंडिडेट का कोई कंप्लेन नहीं हुआ है। अभी कैंडिडेट हमारे पास नहीं आए हैं। एक दिन नॉमिनेशन से पहले रामचंद्र जी आए थे तो हमने उनको कहा कि ठीक है आप आइए, समाज में सारे समाजों की समस्या को सुनिए और अगर भोला यादव भी आएंगे जो हमारे समस्या का निदान करेगा, हम युवाओं की बातों को सुनेगा, हमारी बातों को विधानसभा पर पटल पर ले जाके जो रखेगा, मैं पूरे चंदनपट्टी के ग्रामवासी युवा मिलकर उनको जिताने का काम करेंगे और उनको विधानसभा भेजने का काम करेंगे। क्या नाम है? हमारा नाम असगर रजा हुआ। क्या करते हैं? हम तो अभी बेरोजगार युवा है, छोटा मोटा अपना काम कर लेते हैं। चलिए बहुत बंद करिए। एक और युवा है यहाँ से, इनसे जानना चाहेंगे, बताइए कि इस वक्त आप क्या करते हैं? अभी हमने बीएड कंप्लीट किया है और अभी पढ़ाई आगे करेंगे। क्या सोचकर बीएड किया और क्या सोचकर पढ़ाई कर रहे हैं? बीएड करने के लिए यह है कि समाज की सेवा की जाए और एक शिक्षक के रूप में समाज में अपना योगदान दिया जाए और रोजगार के लिए भी हमने ये सोचा है कि बीएड कर दिया तो एक रोजगार भी। तो ये बताएं कि बीएड करने के बाद क्या लगता है कि जो मौजूदा अभी शिक्षा का व्यवस्था है हमारा बिहार में या सरकार की जो नीति है उससे क्या फायदा होगा? सरकार की नीति जो बीएड के लिए है वो तो लगभग ठीक है और बाकी और सब मुद्दे पे उतना सरकार का अच्छा नहीं रहा है पक्ष, जहाँ तक रहा है। जैसे कि बहुत सारी समस्याएं अभी इस दौरान जैसे कोरोना का मामला आया, बाहर से जो प्रवासी मजदूर हमारे आ रहे थे उनका मामला उठा और फिर बाढ़ की समस्या आई। इस सब में सरकार उतनी तत्पर नहीं दिखी जितनी उनको दिखनी चाहिए। शिक्षक के रूप में आप स्टूडेंट हैं, क्या लगा कि बिहार में के बाद बीएड हो जाएगा, अभी कितना पैसा लगा, क्या तकलीफ हुआ? हम लोग को अभी लगभग 1.5 लाख रुपया खर्च फी लगा है इसमें। प्राइवेट से पढ़ा ये सर LNM मिथिला यूनिवर्सिटी से इसका जो है बिहार सरकार द्वारा ये कंडक्ट करवाया गया तो उसके थ्रू ये बीएड हुआ। 1.5 लाख रुपया इसकी फी लगी। इसमें क्या लगा और जो फीस कम होनी चाहिए? फीस हम लोग को बताया गया था कि 1,15,000 रुपया लगेगा और लास्ट में जो है इसको LNM के माध्यम से जो बढ़ा करके 1.5 लाख कर दिया। इस कोरोना जैसी महामारी में हम लोग के लिए 35,000 रुपया एक बर्डन पड़ा, जो कि सरकार ने हम लोग को सुना भी नहीं। इस बात को हम लोगों ने आंदोलन भी किया लेकिन इसका कोई हल हम लोग को प्राप्त नहीं। क्या यूनिवर्सिटी में जो जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? इंफ्रास्ट्रक्चर तो लगभग ठीक है। नीतीश जी का जो है शिक्षा के मामले में अच्छा है और इन्होंने काम किया है शिक्षा के मामले में, लेकिन और सब मामले में जिस हिसाब से तत्पर उनको होना चाहिए था वो हमको लगता है कि वो तत्पर नहीं हो पाए। अब शिक्षक बनने जा रहे हैं, यही समय है, लेकिन शिक्षकों का जो हाल है, जो जब भी मान वेतन था उनका वो अभी दे दिया गया, उनको कहा गया ये साथियों से होगा, इन सभी समस्याओं को आप कैसे? हाँ, शिक्षक के मामले में जैसे है कि समान काम के लिए समान वेतन, इस पे जो है सरकार को बात सुननी चाहिए बीच में, लेकिन कोरोना आ गया था तो इस मद्देनज़र जो है सरकार भी अपना देखती है कि साधन उनके पास कितना क्या है, लेकिन इस पे उनको विचार करना चाहिए। इलेक्शन के बाद देखना चाहिए कि क्या हो सकता है। अगले महीने चुनाव है, किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे और किसको विधायक बनाना चाहते हैं? देखिए, इस बार मुख्यमंत्री का जो इलेक्शन है तो इसमें जो है अभी हम तो अभी नहीं अपना खोलना चाहेंगे पत्ता कि क्या है, लेकिन हम लोग युवा हैं, युवा को जो रोजगार देगा, यहाँ एनडीए सरकार भी रोजगार की बात कर रही है और तेजस्वी जी भी बहुत मजबूती के साथ अपने रोजगार की बात को रख रहे हैं कि हम फर्स्ट कैबिनेट की मीटिंग में ही 10 लाख देंगे और एनडीए सरकार भी 19 लाख रोजगार देने की बात कर रही है। लेकिन एनडीए सरकार जो बोल रही है उसको पूरा स्पष्ट वो नहीं कर रही है अभी तक।
और तेजस्वी जी ने पूरा स्पष्ट कर दिया कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो पूरा स्पष्ट कर दिया। तो हम ये सोचेंगे वोट गिराने से पहले कि क्या किया जाए और किधर वोट। कितना साल हो गया आपको? अभी मेरा 25 साल हो गया। मतलब 2 बार आप मतदान कर चुके हैं, 2 या 3 बार कर चुके हैं। हाँ, तो क्या लगा जो सरकार घोषणा करती है वो मतलब आता है? सरकार जो चुनाव में वादा करती है वो तो पूरा तो नहीं हो पाता है, लेकिन जहाँ तक नीतीश जी की छवि की बात रही तो उनकी छवि अभी तक तो बहुत अच्छी रही है सुशांत बाबू की, ठीक है, और वो छवि ठीक है उनकी। क्या लगता है वोटरों को ठगने का काम होता आ रहा है या नहीं? देखिए, इलेक्शन में तो है ही कि हर पार्टी वादा करती है और वो कहती है कि हम ये काम करेंगे, समस्या का निदान करेंगे, लेकिन जब वो बन जाती है तो फिर वो उतना तत्पर नहीं दिखती है और वो काम उस तरीका से नहीं करती है। ये तो हर पार्टी के साथ समस्या है, लेकिन वोट चूंकि ये लोकतंत्र का पर्व है तो वोट तो डालना ही है किसी न किसी एक कैंडिडेट को। तो उसी में चुनाव हम लोग करेंगे कि जो बेटर हो, अच्छा हो, जो हमारी समस्याओं पर ध्यान दे, उसको हम लोग वोट करेंगे। क्या नाम? मेरा नाम हुआ आसिफ मुनज़्ज़म। आप क्या करते हैं? अभी तो हम बेरोजगार युवा हैं। वैसे लॉकडाउन से पहले एक एनजीओ में जॉब करते थे। बेरोजगार युवा को किसकी तरह से, कौन से पार्टी ऐसी है जिसकी तरह से? अभी तक तो जो 2 गठबंधन है, महागठबंधन हुआ जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, उन्होंने तो अभी वादा किया है कि 10 लाख नौकरी फर्स्ट मीटिंग में अगर हम मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो भी गवर्नमेंट नौकरी। और अभी जो बीजेपी का घोषणा पत्र आया है उसमें उन्होंने कहा 19 लाख रोजगार, लेकिन रोजगार में वो उन्होंने ये नहीं क्लियर किया कि गवर्नमेंट अस्थाई या सिर्फ प्राइवेटाइजेशन। वैसे भी बीजेपी अभी सब प्राइवेट ही कर रही है, तो वो किस तरह का रोजगार देना चाह रही है वो अभी क्लियर नहीं। इससे युवाओं में, ज़्यादातर युवाओं में ये शक हो रहा है कि वो देंगे भी कि नहीं देंगे, क्योंकि उनका जुमला 15 लाख हर परिवार को, वो भी जुमला ही है। 2 करोड़ जॉब का मोदी जी का, वो भी जुमला ही हो गया बाद में। तो ये अभी सेटिस्फाइड नहीं है हर युवा कि वो बीजेपी फिर जुमला तो नहीं है। ये बताएं कि SC क्या मामला था वो बताइए। मैं बिहार SSC का 2014 में फॉर्म भरा था, उसका रिजल्ट 2019 में आया। अब 5 साल तक युवा इसी इंतज़ार में थे कि आज रिजल्ट आएगा, कल आएगा, उसके बाद नौकरी होगी। जिनका भी रिजल्ट आया उनका फिर डिले हो गया, 2020 तक अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। और इस इलेक्शन के बाद भी जो गठबंधन है बीजेपी और JDU की, उसमें जॉब होगा भी नहीं होगा। इससे युवाओं के साथ, युवा के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार, जो सुशासन बाबू कहलाते हैं, कि वो युवाओं के साथ कब तक खेलते रहेंगे। क्या कहना चाहते हैं पार्टी को, जो लोग अभी वोट मांगने के लिए आपसे आ रहे हैं, चाहे जो अभी आगामी सरकार जो बनेगी? हम आगामी सरकार से यही चाहते हैं कि जो वो जनता से वादा कर रहे हैं वो पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी। और वो अपने घोषणा पत्र को जो बोल रहे हैं वो उस पर कायम रहेंगे या नहीं रहेंगे, यही सबसे बड़ा समस्या है। रोजगार भी हैं और जिस तरह से अभी हालात है सरकार का या राज्य का, इसमें क्या लगता है कि मतलब लोग कैसे अपने परिवार को चला पाएंगे? लोग के साथ बहुत परेशानी है। ये कोरोना काल में भी सब बेरोजगार की जनसंख्या बहुत बढ़ गई और सरकार जो है कोई रोजगार का सृजन नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है कि कैसे परिवार चला पाएंगे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस क्षेत्र के लोग जो आपके समाज के जो गाँव क्या उनकी रोजी रोटी कैसे चलती है? उनकी मेन रोजी रोटी जो है, कुछ किसान हैं वो खेती उती करते हैं और लेबर क्लास हैं। युवा ज़्यादातर बेरोजगार ही हैं। हमारी सरकार से मांग ये है कि हमारे बगल में अशोक पेपर मिल है, उसको चालू करवाया जाए, जिससे क्षेत्र में विकास होगा, रोजगार भी मुहैया होगा। सबसे जो भी गठबंधन की सरकार हो या जिसकी भी सरकार हो, वो अशोक पेपर मिल को चालू करवाए, जिससे क्षेत्र का विकास होगा और युवा को रोजगार भी मिलेगा। और एक सवाल, अंतिम सवाल आपसे कि आपको कितना प्रतिशत ये लगता है कि बिहार और अभी 5 साल में और बदल जाएगा या नहीं, और आगे चलेगा? हम तो उम्मीद करते हैं कि बिहार 5 साल में कुछ तो और डेवलप करेगा, लेकिन सरकार जो वादा कर रही है उस पर कायम रहे तो। क्या नाम है? सैयद अमान मोहम्मद।